यहाँ पर एक रूलर सर्किल है मेरा, ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा, डायरेक्टिंग सर्किल, डायरेक्टिंग सर्किल। और ये क्या है हमारा, रूलर सर्किल या फिर जनरेटर सर्किल, रूलर सर्किल या फिर जनरेटिंग सर्किल भी हम इसको कहते हैं। तो अगर कोई सर्किल आपके एक दूसरे इनर सर्किल के अंदर रोल हो रहा है, तो इस तरह हमारा जो कर्व जनरेट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। क्लियर है? मतलब अगर किसी सर्किल के अंदर एक दूसरा सर्किल रोल हो रहा हो और उस दौरान जो कर्व जनरेट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। और हाइपोसाइक्लॉइड की डेफिनेशन मैं पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं। क्या था आपका, द कर्व विच इज ट्रेस्ड आउट when a circle rolls along another circle inside it without slipping, then it is called hypocycloid. क्या कह रहे हैं हम, when a curve, ये कर्व हो गया, a curve traced out by a circle, by a circle rolls inside, rolls rolls along another circle inside it without slipping, then it is called hypocycloid. ठीक है? अगर नहीं आ रही है समझ में डेफिनेशन तो मैं लिखवा देता हूं एक बार यहाँ पे, then we shall move on to the numerical. A curve traced out by a ruler which rolls along the another circle and inside inside it inside it without sleeping, and inside it without sleeping is called हाइपोसाइक्लॉइड। ओके, एपिसाइक्लॉइड में क्या होता था आपका, ऊपर की तरफ रोल होता था, और हाइपोसाइक्लॉइड में क्या होता है, हमारा ये सर्किल नीचे की तरफ रोल होता है। एप्लीकेशंस दोनों की ही कॉमन है। जैसे कि मैंने बताया था कि रोल ट्रैक अगर हमने कोई बनाया है, कि जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, इस तरह बता देता हूँ कि अगर आप एक स्लांट रोड पर हैं और यहाँ से अगर आप गाड़ी अगर दौड़ाते हैं तो यहाँ से ज्यादा तेज जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह का एक कर्व बना देते हैं, प्लॉट कर देते हैं, साइक्लॉइड बना एपीसाइक्लॉइड बना देते हैं, तो दोनों में से ज्यादा स्पीड किस पे से जाएगी, आपके इस कर्व में से जाएगी। कर्व वाले रूट पर से जो गाड़ी जाएगी वो ज्यादा स्पीड में, वो ज्यादा वेलोसिटी से, वो ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगी। क्लियर है बात? ठीक। अब यहाँ पर इसी तरह से हाइपोसाइक्लॉइड का भी एप्लीकेशन इसमें ही रहता है। अब इसके बाद हमारा ये हाइपोसाइक्लॉइड हो गया है बेटा, दिख रही है डेफिनेशन सभी को, दिख रही है? ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि अगर आपका कोई सर्किल अगर रोल हो रहा है एक दूसरे सर्किल के अंदर, तो वो कौन सा टॉपिक कहलाता है, साइक्लॉइड होता है, एपीसाइक्लॉइड होता है, या फिर आपका हाइपोसाइक्लॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बेटर फील होगा, अच्छा लगेगा।
मैं आपको एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपका जो कमेंट्स होते हैं वहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो आपको ये दिखेगा क्वेश्चन। शायद हम क्वेश्चन इसमें नहीं कर पाएंगे, मुझे क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा लगता है। मैम हैंगे क्या? किरण मैम, किरण मैम। सर बोले। मैम ये चैट पर आपने जो उसको अलाउड कर देंगे, मुझे जरा क्वेश्चन पेस्ट करना था अपना। हो गया सर, अलाउड हो गया, देख लीजिए। थैंक यू। चलिए ओके स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप किया है, यहाँ पर पूरा पेस्ट कर दिया है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बच जाता है और आप सभी को क्वेश्चन भी दिख जाएगा वहां पर प्रॉपरली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा, ड्रॉ अ हाइपोसाइक्लॉइड जनरेटेड बाय अ रोलिंग सर्किल ऑफ 60 mm डायमीटर। हमें सबसे पहले क्या बनाना है भाई, क्वेश्चन में कह दिया है उसने कि आपको हाइपोसाइक्लॉइड बनाना है। हाइपोसाइक्लॉइड, ड्रॉ एन हाइपोसाइक्लॉइड और generated by a rolling circle of 60 mm diameter for one complete revolution. The radius of the directing circle is 100 mm. So रोलर का डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? रोलर का डायमीटर ऑफ द रोलर दिया हुआ है 60 mm, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द रोलर कितना हो जाएगा आपका 30, रेडियस ऑफ द रोलर कितना हो जाएगा 30 mm हो जाएगा। देन फिर रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल, जिस सर्किल के अंदर रोलर रोल हो रहा है, जिस सर्किल के अंदर रोलर रोल हो रहा है उस सर्किल का रेडियस कितना है? उस सर्किल का रेडियस है 100 mm, ठीक है। और बस यही दो डाटा हमें दिए हुए हैं। देन इसके बाद हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है, जिस एंगल पर हमें डायरेक्टिंग सर्किल को रोल करवाना है। अब यहाँ पर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? आपने इपिसाइक्लॉइड पढ़ा था, वहां पर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था? कौन बताएगा? R अपॉन R इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता था बेटा? यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता था स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू 360 डिग्री। तो जो फॉर्मूला हमारा एपिसाइक्लॉइड में होता था वही फॉर्मूला हमारा हाइपोसाइक्लॉइड में भी रहेगा। प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, जस्ट इतना सा डिफरेंस रहेगा कि आपका पहले सर्किल क्या था? रोलर सर्किल क्या था? जनरेटर सर्किल के ऊपर मूव होता था। अब सर्किल कहाँ होगा? अब आपका नीचे इनसाइड द सर्किल रोल होगा, ठीक है। तो स्मॉल r कितना दिया हुआ है आपको? स्मॉल r दे रखा है 30 mm, कैपिटल R दे रखा है आपको 100 mm इंटू 360 डिग्री। कैंसिल कर देंगे आप, सॉल्व करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल आएगा? 108 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 डिग्री। क्लियर है सभी को यहाँ पर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। आई थिंक सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है जो हमने एपिसाइक्लॉइड में कर चुके हैं। सर ये हाइपोसाइक्लॉइड एक बार फिर से बता दीजिए। हाइपोसाइक्लॉइड एक बार फिर से समझा दें, ठीक है। देखिए बेटा क्या होता है कि एक सर्किल है यहाँ पर, ये एक बड़ा सा सर्किल है। ये जो सर्किल है इसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग सर्किल। डायरेक्टिंग सर्किल या फिर एक पाथ सर्किल। क्या है ये आपका? इधर लिख देता हूं, ये है आपका डायरेक्टिंग सर्किल। डायरेक्टिंग
सर्किल। ये क्या है आपका डायरेक्टिंग सर्किल है यहाँ पर। और इस सर्किल के अंदर क्या हो रहा है, एक सर्किल और रोल कर रहा है। इस सर्किल के अंदर क्या हो रहा है, हमने कहा कि ये सर्किल क्या हो रहा है भाई, आपका रोल हो रहा है इस तरह से। तो रोल होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये इस तरफ आएगा, देन फिर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये सर्किल रोल होता हुआ, ये रोलर सर्किल कहाँ रोल होता हुआ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा कि एक कर्व जनरेट होता है हमारा। इस दौरान क्या होता है, एक कर्व जनरेट होता है। अगर हम इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द, ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम ये इसको जो कर्व बन रहा है, कर्व बन कैसे रहा है। ठीक है, सो ये हम क्या करेंगे, जब मैं आपका न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिस दौरान आपका, सो न्यूमेरिकल के दौरान, सो न्यूमेरिकल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उस दौरान मैं आपको सारे के सारे इकट्ठे सर्कल्स बनवा दूंगा न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद। तो देन आपको समझ में आ जाएगा ये कर्व जनरेट कैसे हुआ। अभी हाल फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि अगर कोई सर्किल एक दूसरे सर्किल के अंदर रोल करता है तो उस दौरान जो कर्व जनरेट होता है उसे हम कहते हैं हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। क्लियर है, न्यूमेरिकल जैसे ही खत्म हो जाएगा, जब आप अपना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से कर्व जनरेट हुआ। क्लियर है? यस सर। है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एक सर्किल अगर दूसरे सर्किल के अंदर इनसाइड रोल होता है तो उस दौरान जो कर्व जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, उसे हम हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो कह रहा था हमसे ड्रॉ अ हाइपोसाइक्लॉइड व्हेन द डायमीटर ऑफ द रोलर सर्किल इज 60 mm। तो हमने रेडियस कितना ले लिया उसका, 30 mm, स्मॉल आर 30 mm रेडियस ले लिया, और रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना था, 100 mm है, तो आर कैपिटल आर हमने 100 ले लिया है। देन थीटा की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर ली है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 108 डिग्री हमारी थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ना अभी मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लिया सभी ने, समझ में आ रहा है सभी को, इसको रब कर देंगे। यस सर। ठीक है, देन फिर बेटा क्या करना है हमें यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करें कि एक रेफरेंस लाइन खींच लें। एक रेफरेंस लाइन खींच ली हमने यहाँ पर, देन उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट लेने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर O। ठीक, अब यहाँ से मुझे क्या करना है बेटे, यहाँ पर मेरा एंगल कितने डिग्री का आया था, 108 डिग्री का। तो अगर मैं 108 डिग्री का एंगल आया है तो मैं अगर ऐसे करके बना दूं डायरेक्टली ऐसे इस तरह से, और आपसे कहूं कि 108 डिग्री का एंगल हो गया है यहाँ पर, तो कोई मुझे बताएगा कि 108 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पर, कोई बताएगा क्या? 180 पे 108 डिग्री हटा के फिर हाँ, तो अपने स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि एक आपका टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। टोटल एंगल कितना है आपका बेटा यहाँ पर, 180 डिग्री का एंगल है। ये अगर आप चौक से देखोगे यहाँ से तो 180 डिग्री का टोटल एंगल है, और 180 में से माइनस करोगे 108 तो कितना आएगा, 72। एंड 72 को अगर आप डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 क्यों करोगे डिवाइड बाय, क्योंकि दोनों तरफ के एंगल क्या है, बराबर है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 36 डिग्री का एंगल। इस तरफ से 36 डिग्री एंगल उठा लीजिएगा, इस तरफ से 36 डिग्री एंगल आपको क्या करना है, इंक्लाइन कर देना है लाइन को। तो यहाँ पे बचा हुआ कितना रह जाएगा, 108 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर बचा हुआ रह जाएगा। अब जैसे ही आपका 108 डिग्री का एंगल बच जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करें, अब रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना दे रखा है बेटा आपको, रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना दे रखा है, कैपिटल आर 100 mm दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, कंपास पर 100 mm मेजर करेंगे। कंपास पर 100 mm मेजर करने के बाद सेंटर क्या हो जाएगा आपका, O पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अभी से आ रही है 36 एंगल पे बनाया है आपने।
जी बेटा 36 के बनाए ये दोनों। हाँ बेटा, इस तरफ से 36, इस तरफ से भी 36, लेकिन हमें शो नहीं करना है। शो हमें क्या करना है, 108 डिग्री वाला एंगल ही शो करना है। क्लियर है? अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 100 mm। रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल कितना है, 100 mm। तो हम कंपास पे क्या करेंगे, 100 mm मेजर करेंगे और सेंटर क्या रहेगा हमारा, O पॉइंट सेंटर रहेगा और एक आर्क कट कर देंगे इस तरह से। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा यहाँ पर इसको पॉइंट दे देता हूं मैं, P पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट होगा, इसलिए हमने इसको क्या पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर P पॉइंट दे दिया है। देन फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर इनर सर्किल, रोलिंग सर्किल का रेडियस कितना है हमारा, यहाँ पर रोलिंग सर्किल का रेडियस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा, एक आर्क कट कर दीजिएगा, रेडियस 30 mm लेके। अगली बार अगली स्टेप क्या, पहली स्टेप क्या करनी है आपको, वो सेंटर रहेगा, रेडियस कितना है 100 mm। सो ये हमने एक आर्क कट कर दिया यहाँ पर, R 100 mm का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक आर्क रोटेट कर दिया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगला जो है आपका रेडियस ऑफ द रोलर कितना है, 30 mm। उसको कंपास पे मेजर कीजिए 30 mm, सेंटर लीजिए P, एक आर्क कट कर दीजिए यहाँ पर और उसको नाम दे दीजिए C। नाउ रेडियस अब 30 mm ही रखिएगा, रेडियस 30 mm रखिएगा, सेंटर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा और एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एक यहाँ पर क्या कर दिया हमने बेटा, सर्किल ड्रॉ कर दिया है। रेडियस कितना है सर्किल का, 30 mm विद सेंटर C। क्लियर है? देन फिर उसके बाद क्या करना है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक तो लाइन ये जा ही रही है यहाँ पर, अपना स्केल यहाँ पर 90 डिग्री पे रखिएगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये कितने पार्ट्स हो गए सर्किल के, यहाँ पर ये पार्ट्स हो गए हैं 4। यहाँ पर हमारा ये P पॉइंट होता है, P के बाद फिर 3, देन फिर P के बाद क्या हो जाएगा 3, देन फिर 6, देन फिर 9। ठीक, इस तरह से पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा फिर P पॉइंट, सबसे पहले क्या था हमारा P पॉइंट है, तो P पॉइंट लीजिए और 2 आर्क कट कर दीजिए। ठीक है, देन फिर 3 पॉइंट लीजिए, 2 आर्क कट कर दीजिए, देन फिर 6 पॉइंट लीजिए, 2 आर्क कट कर दीजिए, देन फिर 9 पॉइंट पर आ जाइए, 9 पॉइंट लीजिए, 2 आर्क कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने क्या किया बेटा, सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले स्टेप क्या थी, 100 mm का रेडियस लेना था, एक आर्क कट करना है दोनों तरफ। देन उसके बाद दूसरी स्टेप क्या थी, 30 mm का रेडियस लेना है रोलिंग सर्किल का, P सेंटर रहेगा, आर्क कट करेंगे, C सेंटर आ जाएगा। फिर उस C को सेंटर लेकर हम क्या करेंगे, 30 mm का रेडियस से एक इनर सर्किल हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सर्किल को देन मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 12 पार्ट्स में। तो हर बार जो प्रोसेस हम करते हैं 12 पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए बाय यूजिंग अ कंपास, वैसे ही करना है। बाय यूजिंग अ कंपास टू डिवाइड, हाउ टू डिवाइड अ सर्किल इनटू 12 पार्ट्स बाय यूजिंग द 4 कॉर्नर मेथड्स वी हैव ऑलरेडी अवेयर्ड फ्रॉम इट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो जाएगा आपका 11। दिख रहा है सभी को, आई होप दिख रहा होगा आराम से। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये P पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे बेटा, हम वहां पर आपको याद होगा एपिसाइक्लॉइड में अगर मैंने यहाँ पर 12 पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड किया है और इन सभी पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, अभी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या था मेरा कि भाई ये वाला जो डायरेक्टिंग सर्किल है, इस डायरेक्टिंग सर्किल को भी मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, इस डायरेक्टिंग सर्किल को भी मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। अब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 108 डिग्री का एंगल है। और अगर आपको 12 पार्ट्स में 108 डिग्री को 12 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे
तो हर एक पार्ट की कितना डिग्री का एंगल आएगा, 9 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री को अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, 108 डिग्री को अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9 डिग्री का हर एक पार्ट में एंगल आएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर से हमें क्या करना है कि कितने पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक, सभी को समझ में आ रहा है ना बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर डी रखिएगा। कैसे रखना बेटा आपको अपनी डी, इस तरह से ये पॉइंट मान के चलिए, ये वो पॉइंट है, आपको यहाँ पर अपना डी रखना है इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर 9, 18, 27, 36, 45 इस तरह से सारे पॉइंट्स मार्क करना है। क्लियर है, 9 डिग्री पे। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 9 डिग्री पे सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, then 99, then फिर 108। ठीक, तो इस तरह से मैंने क्या करा, आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट्स 9 डिग्री के डिफरेंस पर आपको लोकेट कर लेने हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को इन पॉइंट्स से ज्वाइन करते हुए, इन पॉइंट्स से ज्वाइन करते हुए आपका किससे ज्वाइन कर देंगे, ओ से ज्वाइन कर देंगे। सर बेटा सर ये समझ में नहीं आया सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ये पॉइंट समझ में नहीं आए, ठीक जी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये लाइन है आपकी, ये ओ से जा रही है ना। अब यहाँ पर ये आपका ओ पॉइंट है, आप डी रेफरेंस लाइन ये, और यहाँ पर पी पॉइंट है आपका, ओ से पी। आप अपना डी कहाँ पर रखोगे, दो पॉइंट पर डी रखोगे, ये डी रख लिया आपने। ठीक है, एक जीरो, जीरो किस तरफ है आपका, इस तरफ है जीरो। ठीक, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने डिग्री का एंगल है, 108 डिग्री का एंगल है। 108 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितने डिग्री का एंगल आएगा, बताओ। 108 को 12 से डिवाइड करोगे कितने डिग्री का एंगल आएगा, 9 डिग्री का आएगा, है ना। तो 9 डिग्री आएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो से किसका टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे। कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 12 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 9 1 से 9, 9 2 से 18 मार्क करते चले जाना है, पॉइंट लगाते चले जाना है इस तरह से। 9 के डिफरेंस पे पॉइंट लगाते चले जाना है। तो कब तक लगाते जाना है, जब तक कि 108 ना आ जाए। क्लियर है सभी को बेटा, डाउट क्लियर हो गया आपका? यस सर। ठीक है, गुड सर। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हर एक के बीच में, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 9 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्चुअली में। और वो पॉइंट से ज्वाइन करते हुए ऊपर स्ट्राइक कर देंगे हम। ठीक है, चलिए। सो ये जो लाइंस हमने यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करी हैं, इनको नेमिंग दे देते हैं। ये हो जाएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड द लास्ट वन इज योर 12 डैश। ठीक, अब इस तरह से क्या हो गया यहाँ पर बेटा, ये नेमिंग कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें ये करना है कि अपनी जो, अब यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर है। नो सर। अब यहाँ से बेटा क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर आगे हमें ये करना है आपको, ये ओ पॉइंट क्या लेंगे आप, एज अ सेंटर लेंगे एंड रेडियस कितना लेंगे, कंपास का यूटिलाइज करना है। अब सिर्फ आपको कंपास का यूटिलाइज करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। याद रखिएगा, टोटल कंपास का यूटिलाइज करना है। अब जीरो सेंटर आएगा, 0 से लेके 1 तक का रेडियस लीजिएगा और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए।
इस तरह से, ठीक है। देन फिर उसके बाद जीरो से, जीरो सेंटर रहेगा, हर बार जीरो सेंटर रहेगा, जीरो से लेके 2 तक का सेंटर रेडियस लीजिएगा और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। देन फिर जीरो से लेके 3 तक का रेडियस लीजिएगा, देन फिर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। देन फिर जीरो से लेके 4 तक का आपको क्या करना है, रेडियस लेना है, एक आर्क ड्रॉ कीजिए। जीरो से लेके 5 तक आपको रेडियस लेना है, आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा बेटा। देन फिर जीरो से लेके 6 तक एक रेडियस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक। अब क्या करना है आपको, देन फिर जीरो से 6 तक आ गए, देन फिर जीरो से 7 जाना है, तो जीरो से 7 लोगे तो यहाँ पर जैसे ही आर्क ड्रॉ करोगे तो ये 7 किसके सामने आ जाएगा, 5 के सामने। इसी तरह से जीरो से 8 तक जैसे ही रेडियस लोगे तो 8 किसके सामने आ जाएगा, 4 के सामने आ जाएगा। फिर जीरो से 9 तक रेडियस लोगे तो 9 किसके सामने चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। एंड देन फिर 10 लोगे तो 10 किसके सामने, 2 के, और 11 किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एज इट इज लाइक अ एपिसाइक्लॉइड। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन हाइपोसाइक्लॉइड दैट नाउ सर्किल कहाँ रोल हो रहा है, एक दूसरे सर्किल के अंदर की तरफ रोल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारे पॉइंट्स भी हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक कमी हो रही है, वो है कि हमें सेंटर लाइन लोकेट करनी है। यहाँ पर क्या लोकेट करना है, सेंटर लाइन लोकेट करना है। तो O से लेकर C तक का डिस्टेंस हम रेडियस लेंगे और यहाँ आके क्या कर देंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बेटा ये नीली वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपने सेंटर लोकेट कर रखा है। अब यहाँ पर ये 1 डैश वाली लाइन पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा C1। इसी तरह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर C2, देन फिर C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, देन फिर C12, ठीक है। ये सेंटर है। यहाँ से जो 12 पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे ऊपर वाले डायरेक्टिंग सर्किल के, वो कहाँ से होके जा रहे हैं, सेंटर लाइन से होके चले जा रहे हैं। तो सेंटर लाइन को जैसे ही कट करेंगे वहां पर हम कितने लोकेट कर लेंगे, 12 सेंटर लोकेट कर लेंगे। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड देन फिर C12। क्लियर हो गई बात। अब ये सारी बात हो गई हमारी। अब कंपास के ऊपर क्या करेंगे, रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ द रोलर कितना था, कौन बताएगा मुझे, रेडियस ऑफ द रोलर कितना था, 30 mm। रेडियस ऑफ द रोलर कितना था, 30 mm। और हमारा कर्व कहां से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट होगा, ठीक। अब अगला सेंटर क्या है बेटा आपका, अगला सेंटर है आपका C1। अगला सेंटर क्या है आपका, यहाँ पर C1 है। तो इस C1 को एज अ सेंटर लेंगे हम, इस C1 को एज अ सेंटर लेंगे और आर्क कट करेंगे उस लाइन पर जो कि रोलर के 1 पॉइंट से पास होके जा रही होगी। तो रोलर के 1 पॉइंट से लाइन कौन सी पास होके जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जा रही है, तो C1 सेंटर हो गया। और एक क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर एक आर्क कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक आर्क कट कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर एक नेमिंग दे देते हैं, ये नाम क्या दे देते हैं हम इसको, P1 पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर नाम क्या कर दिया मैंने, P1। इसी तरह से अगला सेंटर क्या हो जाएगा, देन फिर आपका C2 सेंटर हो जाएगा। देन फिर आपको वो लाइन, वो आर्क ढूंढना है जो रोलर सर्किल के दूसरे नंबर से पास हो रहा है। तो कहाँ है वो लाइन, ये जा रही है, जो सर्किल के दूसरे नंबर से पास होता हुआ जा रहा है। C2 क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा। एक आर्क कट कर दीजिएगा आप, यहाँ पर आपका P2 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका P2 पॉइंट आ जाएगा। फिर आगे कहाँ जाएंगे, C3 पर जाएंगे आप, सेंटर क्या हो जाएगा C3। उस लाइन को कट कीजिए जो कि रोलर सर्किल के 3rd पॉइंट से पास होके जा रही है। रोलर सर्किल के 3rd पॉइंट से कौन सी लाइन पास होके जा रही है, ये वाली, पिंक वाली ये जा रही है, ठीक है। ये होके जा रही है 3rd पॉइंट से। तो C3 क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए आप, तो ये P2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेंटर क्या हो जाएगा आपका, C4 हो जाएगा।
उस लाइन को कट कीजिए जो 4 पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, तो यहाँ पर आर्क आ जाएगा P4। इसी तरह से फिर सेंटर हो जाएगा C5, आर्क कट कीजिए आप कहां पर, जो कि 5th पॉइंट से पास होके जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा P5। फिर C6 से सेंटर आएगा C6, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। देन फिर आपका C7 सेंटर आएगा। इतना समझ में आया सभी को? ये दिक्कत है कुछ तो पूछो। आधा समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगर आपने एपिसाइक्लॉइड बना लिया है पूरा, अगर आपने एपिसाइक्लॉइड बना लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एपिसाइक्लॉइड नहीं पढ़ा है या फिर साइक्लॉइड वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको हाइपोसाइक्लॉइड भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ से फिर क्या कर रहे हैं, C7 हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। उस लाइन से पास आउट करना है जो कि रोलर सर्कल के 7 पॉइंट से जा रही है। इस तरह से क्या होगा बेटा, आर्क कटते हुए आपके सारे के सारे आर्क कटते हुए आप कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से आपका क्या होगा, एक नया कर्व जनरेट होगा। ये कर्व होगा आपका जनरेट यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हाइपोसाइक्लॉइड कहते हैं। ये P पॉइंट से जनरेट होता हुआ जाएगा। ठीक है, सो ये होगा आपका हाइपोसाइक्लॉइड। अब यहाँ पर आपको क्या ड्रॉ करना है, इसके अंदर अभी बेटा अब आपको टेंजेंट एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। अखिलेश, अनिल, जितेंद्र, कपिल, कृष्ण कुमार, नवीन, नीरज, निखिल, निकिता, रितेश, सचिन, संजय, शैलजा, शिवांश, तरुण, विकास, सभी को क्लियर है बेटा? ये किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर, ओके, क्लियर। यहाँ तक हमने हाइपोसाइक्लॉइड ले लिया। अब यहाँ पर टेंजेंट इन नॉर्मल क्या होता है वो देख लेते हैं हम। टेंजेंट नॉर्मल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कर्व जो है वो करेक्ट है या नहीं। अगर कोई भी हमें, अगर आप देखो, एक बहुत अच्छा सवाल है, आप उस लाइन का नाम बताओ जो आपके कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होके जाती है। उस लाइन का नाम क्या होगा? सवाल सुना आपने? मैंने आपसे क्या कहा? आप उस लाइन का नाम बताओ जो कि आपके कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होके जाती है। टेंजेंट। स्पर्श रेखा। टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट ही होती है। सिर्फ एकमात्र टेंजेंट वो लाइन है जो कि आपके सर्कल या कर्व को एक ही पॉइंट से टच होके जाती है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर वो टच करती हुई नहीं गई और अगर इंटरसेक्ट करती हुई चली गई तो इसका मतलब ये है कि आपका कर्व क्या है, गलत बना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट एक नॉर्मल कितने डिग्री पे, कितने एंगल पे ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm, 50 mm की दूरी पर आप क्या करें, टेंजेंट एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दें। तो आप क्या करेंगे, कंपास पर 50 mm मेजर करेंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे O और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। कितनी डिस्टेंस रहेगी बेटा? ये रहेगी आपकी 50 mm की डिस्टेंस रहेगी यहाँ से, और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे आप यहाँ। जैसे ही आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉइंट नाम दे देता हूँ स्मॉल टी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी के पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ सेंटर कंसीडर करूंगा। इस स्मॉल टी पॉइंट को एज अ सेंटर कंसीडर करूंगा और एक आर्क कट करूंगा कहाँ पर, सेंटर लाइन पर, ठीक। एक आर्क पॉइंट, और रेडियस कितना रहेगा यहाँ पर, जब T एज अ सेंटर लोगे तो रेडियस कितना रहेगा इसका, सर्किल का, इस सर्किल का रेडियस रहेगा 30 mm। तो T एज अ सेंटर लेना है, रेडियस रहेगा 30 mm, सेंटर लाइन पर एक आर्क कट कर देना, ठीक है। तो ये इसका सेंटर नाम क्या दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम C7, सॉरी CT। सर, जी बेटा। सर सेंटर पे 30 mm का काटना है क्या? हाँ, सेंटर लाइन पर T क्या, ये पॉइंट आया, सबसे पहले 50 mm रेडियस लिया हमने, एक आर्क कट किया कहां पर, कर्व के ऊपर।
कर्व के ऊपर जैसे आर्क कट किया उसका उस पॉइंट का नाम दिया हमने क्या, टी। अब टी क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा, और रेडियस कितना रखना है आपको 30 mm, और एक आर्क कट करेंगे आप कहां पर, सेंटर लाइन पर। ये ब्लू वाली लाइन जो जा रही है आपकी, ये ब्लू वाली लाइन जो जा रही है आपकी, ये सेंटर लाइन, इस लाइन पर आपको एक आर्क कट करना है, टी सेंटर लेकर और 30 mm रेडियस लेकर, टी सेंटर लेकर 30 mm रेडियस लेकर एक आर्क कट करना है सेंटर लाइन पर। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सी और टी। देन उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, इस सी टी पॉइंट को आपको किससे ज्वाइन कर देना है, ओ पॉइंट से ज्वाइन करना है, और इसी के साथ साथ सीधे ऊपर भी स्ट्राइक कर देना है। ठीक है, कहां पर, यहां पर। तो इसको नाम दे देता हूं मैं टी डैश। ठीक है, सॉरी, यहां पर इसको नाम दे देता हूं मैं एन डैश। जैसे ही ऊपर की तरफ स्ट्राइक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एन डैश आ जाएगा। इस एन डैश को टी से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ चले जाना। इस एन डैश को टी से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये नॉर्मल। कभी भी डायमेंशन को क्रॉस मत करना, डायमेंशन लाइन क्रॉस मत करना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी के 90 रख देना आप अपना, तो यहाँ पर 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। ये क्या होगा, टी डैश से टी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में जब आपका पूरा फुल डायग्राम बन जाएगा तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज ही ड्रॉ करना है, वो क्या है आपका यहाँ पर साइक्लॉइड। क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी, हाइपोसाइक्लॉइड को ड्रॉ करना है, एंड देन पे आपको यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल को डाल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा बेटा, पूरा टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, और एक आपका हाइपोसाइक्लॉइड भी ड्रॉ हो जाएगा। देख लो आप 5 मिनट के लिए इसको। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर इन दोनों में से किसी का वीडियो अपलोड नहीं किए? क्या बेटा, इन दोनों में से एपिसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड में से कोई वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है बेटा। शायद मैंने एपिसाइक्लॉइड का अपलोड किया है, नहीं किया है? नहीं किए अभी। नहीं किया है, नहीं सर। चलो मैं देखता हूँ। ओके सर। दोनों ही कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो इसमें अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का है, सभी को क्लियर है? यस सर। जैसा क्लियर है। ठीक है, चलिए गुड। नाउ सर ये टेंजेंट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। सर ये टेंजेंट आपने कैसे खींची? जी बेटा, ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले बच्चे मैं ये कह रहा था आपसे कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ड्रॉ टेंजेंट इन नॉर्मल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm। 50 mm की दूरी पर आपको टेंजेंट नॉर्मल लेना है। तो रेडियस लिया आपने, 50 mm रेडियस ले लिया सबसे पहले कंपास पर। सेंटर क्या होगा, ओ पॉइंट होगा। आपने क्या किया, एक आर्क कट किया, कहां पर जाके, इस कर्व के ऊपर। कौन से कर्व के ऊपर, हाइपोसाइक्लॉइड के कर्व के ऊपर जाके आपने क्या किया, एक आर्क कट किया, वहां पर जाके उसे क्या नाम दे दिया, टी पॉइंट दे दिया। ठीक है, देन फिर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि रेडियस कितना होना चाहिए आपका, वो रेडियस ऑफ द रोलर कितना था, 30 mm। सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका टी। तो टी आपको सेंटर रखना है, रेडियस लेना है 30 mm, और कहां आर्क कट करना है आपको, सेंटर लाइन पर। सेंटर लाइन पर आपको क्या नाम देना है, सी टी, स्मॉल सेंटर, मतलब ये सी टी वाली सेंटर है। इस सी टी पॉइंट को आप क्या करोगे, ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देना नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो सरफेस है, डायरेक्टिंग सर्किल, ये वाला डायरेक्टिंग सर्किल का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर जाके स्ट्राइक कर देना। तो वहां पर क्या पॉइंट मिल जाएगा आपको, एन डैश पॉइंट मिल जाएगा।
इस एंड डैश को टी पॉइंट से ज्वाइन करते हुए सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, नॉर्मल मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर अपना स्केल रख लेना जो कि 90 डिग्री रहेगा किसके, नॉर्मल के, और यहाँ आके एक लाइन ड्रॉ कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको, टेंजेंट मिल जाएगा। इस तरह से आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों ही ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। अब यहां से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा वो है, आपका कहलाता है इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट जो है एक तरह का कर्व है, ठीक है, और एक इन्वॉल्यूट का सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल जो रहता है वो किया जाता है आपके बड़े बड़े गियर मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, आपका इन्वॉल्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका एप्लीकेशन ध्यान में रखो कि कभी भी अगर आप और किसी गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो तो वहां पर आपका इन्वॉल्यूट का इस्तेमाल होता है, कर्व प्लॉट किया जाता है। वो कर्व किस तरह से प्लॉट होता है इन्वॉल्यूट का वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। A curve traced out by the end of the string, by the end of thread, which is unwound, U-N-W-O-U-N-D, unwound, which is unwound from the circle or polygon, which is unwound from the circle or polygon by keeping the thread tight. अब सबसे पहले आपने कहा कि इन्वॉल्यूट का इस्तेमाल कहाँ होता है, गियर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में। जब भी आपको ये देखना होता है कि गियर कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना लंबा गियर ट्रैवल कर रहा है, तो उस दौरान हम इन्वॉल्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ध्यान में रखें, गियर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज में मैक्सिमम इन्वॉल्यूट का इस्तेमाल होता है। देन फिर बेटा हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है। आप एक इस तरह से कर्व बनाओ कि आप अगर किसी तागे के कॉर्नर को अगर आप उसे खोलते हो, इस तरह से ओपन करते हो जैसे कि किसी सर्किल पे से ओपन कर रहे हो या किसी पॉलीगॉन के ऊपर से ओपन कर रहे हो, तो उस दौरान जो कर्व बनता है उसे हम कहते हैं इन्वॉल्यूट। शायद मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलूं आपसे, ये मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किल है, और आप ये कंसिडर करो कि इस पॉइंट P के ऊपर आपका एक तागा क्या हुआ है, लिपटा हुआ है। एक तागा क्या है, इसके ऊपर वूंड हुआ है, और अनवूंड मींस क्या होता है, उसको खोलना, और वूंड मींस क्या होता है, लपेटना। तो एक तागा क्या हुआ है, इसके ऊपर थ्रेड जो है एक वूंड हुआ है, सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के लिए। मतलब सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा है, इस सर्कल के ऊपर तागा लपेट दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप क्या करो, इस तागे को खोलो, सो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, पहले वो तागा कहाँ आएगा, यहाँ एक स्टेप आगे, देन फिर एक स्टेप आगे, देन फिर एक स्टेप आगे, इस तरह से खोलते खोलते वो तागा कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे जाएगा। आप खुद इमेजिन करना, फील करो, उस चीज को फील करके देखना। मान के चलो
एक ही सर्किल है, सबसे पहली बात तो एक ही सर्किल है। अगर मैं इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकाल लूं तो क्या होगा, आप कहोगे 2 पाई आर। तो मतलब अगर मैं सबसे पहले अगर मैं तागे को यहाँ से खोल के इस तरह से घुमाता हुआ यहाँ तक लाता हूँ तो तागे की लेंथ कितनी ही रहेगी, है ना। तागे की लेंथ कितनी रहेगी, 2 पाई आर रहेगी, 2 पाई आर रहेगी। तो ये थ्रेड की लेंथ कितनी रहेगी वहां पर, 2 पाई आर रहेगी। अब यही थ्रेड को अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अभी सोच के चलो ये थ्रेड यहाँ पर खोला नहीं है आपने, ये ओपन नहीं किया है, अभी ये बंधा हुआ है। तो यहाँ से कहाँ से खोलना स्टार्ट करोगे, पी पॉइंट से खोलना स्टार्ट करोगे तो ये कहाँ आएगा, सबसे पहले यहाँ, यहाँ ऐसे ओपन होता हुआ जाएगा, ऐसे टोटल ओपन होता हुआ फिर कहाँ आएगा, इस तरह से वहां आ जाएगा। सो ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जो कर्व आपने देखा है इस तरह से, ये कर्व क्या होता है, ये एक इमेजिनरी कर्व होता है, ये हमें दिखता नहीं है, ये आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो तो कहाँ बना है, वो तो हवा में बन रहा है इस तरह से। आपको तो सिर्फ थ्रेड से मतलब थ्रेड दिखता है क्योंकि उस दौरान आप क्या करते हो कि आप थ्रेड ओपन कर रहे होते हो। लेकिन जब आप थ्रेड ओपन करते हो तो उसी दौरान जब आप थ्रेड ओपन करते हुए आते हो तो आपका हाथ क्या होता है, एयर में एक कर्व बनाता हुआ आता है, एयर में एक कर्व बनाता हुआ आता है, और इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। तो डेफिनेशन में भी मैं यही कह रहा हूं, अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय द एंड ऑफ द थ्रेड, कि तागे की एक सिरे से एक ऐसा कर्व जिसे हम बनाते हैं, कैसे लेते हैं, तागे की एक सिरे को पकड़ते हैं, हम मोल्ड करते हैं, और विच इज अनवुंड फ्रॉम द सर्किल, जिसे हम सर्किल से क्या कर रहे हैं, अनवुंड कर रहे हैं मतलब खोल रहे हैं, विच इज अनवुंड फ्रॉम द सर्किल और पॉलीगॉन। सर्किल हो गया, समझ में आ रहा है, लेकिन पॉलीगॉन से मतलब क्या है आपका, अगर मान के चलो यहाँ पर मैं सर्किल की जगह पॉलीगॉन होता, कुछ ट्राइंगल होता, स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता, पॉलीगॉन, और या फिर आपका पेंटागन होता या हेक्सागन होता, तो उन उस पे भी क्या होता, आपका सर्किल में लपेट सकता हूँ, वो सॉरी आपका थ्रेड क्या हो सकता है, इन पॉलीगॉन्स के ऊपर भी मैं वुंड कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर थ्रेड को अनवुंड करूंगा तो उस दौरान भी क्या होता है आपका, क्या कौन सा कर्व जनरेट होगा आपका, वो होता है आपका इनवॉल्यूट। क्लियर है? सर एक बार फिर समझाइए। क्या बेटा? सर एक बार आप ये फिर से समझाइए, दोबारा एक बार और समझाइए। समझा दूं, ठीक है। इनवॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है, अ कर्व ट्रेस्ड आउट, एक कर्व, कर्व मतलब ये कर्व बन रहा है, और ये कर्व ट्रेस्ड आउट का मतलब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि मान के चलो किसी सर्किल के ऊपर आपने ये थ्रेड लपेट के रखा है, ये नीले कलर का थ्रेड है, ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर लपेट के रखा है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि मेरे पास यहाँ तागे का आखिरी हिस्सा है, तागे का एक हिस्सा है मेरे पास यहाँ पर, आपने इस तागे के हिस्से को क्या किया, खोलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो पहले तागे का हिस्सा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, देन फिर कहाँ पहुंच जाएगा, आगे की तरफ, देन फिर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आगे की तरफ, देन फिर यहाँ, 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 ऐसे करते करते तागे का हिस्सा कहाँ तक पहुंच जाएगा, एंड में लास्ट तक वहां तक चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा थ्रेड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन थ्रेड ओपन होते वक्त तो आपने ये देखा, जब थ्रेड ओपन हो रहा था तो यहाँ से यहाँ थ्रेड ओपन हुआ, ऐसे उस तरह से ओपन होता हुआ चला गया। लेकिन आपने क्या किया, उस दौरान हवा में एक कर्व और बनाया, हवा में आपका एक कर्व जनरेट हुआ, जिस जिस कर्व को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूट कर्व कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्यूट का किस तरह से यूटिलाइज होता है। लेकिन अगर जैसे मतलब कोई पूछ ले आपसे एक ऐसा कौन सा कर्व यूटिलाइज किया जाता है या ऐसा कौन सा मेथड यूटिलाइज किया जाता है गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जहां पर आपको कर्व बना के अगर दिखाना होगा कि गियर किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि गियर भी कैसे रहते हैं, सर्कुलर ही रहते हैं, और गियर कैसे जब सर्कुलर रोल होते हैं तो उस दौरान वो भी क्या ट्रैवल, वो भी क्या बनाते हैं, इन्वॉल्यूट बनाते हैं, ठीक है। सो आप ध्यान में रखिएगा, तो उस कर्व का नाम होता है बेटा इन्वॉल्यूट होता है, उस कर्व का नाम क्या होता है, इन्वॉल्यूट होता है।
अब इसमें हम यहाँ पर इन्वॉल्यूट का क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बेटा ये है आपका, ड्रॉ an involute of circle 50 mm. Draw an involute of circle 50 mm diameter of circle 50 mm diameter also draw a normal and tangent at a distance of 100 mm. Also draw a tangent and normal. Also draw a tangent and normal at a distance of 100 mm. At a distance of 100 mm from the center of circle. Okay, तो ये क्वेश्चन आप अगर देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके नोट डाउन कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अगली क्लास में हम ये क्वेश्चन पूरा बनाएंगे क्योंकि अभी इस क्लास में तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको किस तरह से क्या करना है इस क्वेश्चन में वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ तक लिख जाए। आप क्या करना है सभी बच्चों को, आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सर्किल लेना है, एक सर्किल बनाना है। सर्किल का रेडियस कितना है, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्किल 50 mm डायमीटर, 50 mm के डायमीटर के सर्किल का आपको इन्वॉल्यूट बनाना है। तो सर्किल का डाया कितना दे रखा है 50 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 25 mm। सो 25 mm का आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25 mm का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल डिटरमाइन कर लेंगे। रेडियस कितना दे रखा है आपको भाई, था रेडियस होगा आपका 25 mm। ठीक, देन उसके बाद आपका सर्कम इसकी एक लाइन 2 पाई आर से डिटरमाइन कर लीजिए आप। ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है, 2 पाई इंटू 25, तो 50 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, आई थिंक 157.08 mm कितनी आएगी। क्लियर है, तो कुछ नहीं कर रहा है, सबसे पहले हमें 25 mm का रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ करना है, देन फिर 2 पाई आर डिटरमाइन करके एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर। क्लियर है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हमें पता है किस तरह से हम 12 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा P पॉइंट होता है, यहाँ पर 3, 6, 9 सारे पार्ट्स 12 पार्ट्स में आराम से डिवाइड हो जाएंगे। ये पार्ट्स मैं नहीं बताऊंगा, मेरे ख्याल से कई बार हम ये कर चुके हैं। इस तरह से हमें सर्किल को 12 पार्ट में डिवाइड करना है, आई थिंक सभी को पता होगा 12 पार्ट में सर्किल डिवाइड करना है। अब मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को याद है कि इस लाइन को 157.08 mm को 157.08 mm को हमने किस तरह से डिवाइड किया था, कुछ याद है किसी को, और कहां पर याद किया? यस सर, वो नीचे एक लाइन खींच के Yes, फिर sir. 12 पार्ट्स में डिवाइड कर। सबसे पहले हमने यहाँ ड्रॉ की थी नीचे की तरफ, और हमने क्या किया था, कंपास के ऊपर कुछ पोर्शन लेकर इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 12 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में फिर ये 12, तो 12 पार्ट्स में मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया था। एंड देन इसको मैंने क्या नाम कहा, 12 डैश, इसको नाम यहाँ पर नाम दे दिया था। और
12 डैश वहां पर नाम दे दिया था, इसको 12 डबल डैश दे देता हूँ समझाने के लिए, इसको 12 डबल डैश दे। लास्ट पॉइंट को किससे ज्वाइन कर दिया था हमने, लास्ट पॉइंट से। देन हमारा सिर्फ रोलर स्केल का मेन काम था, रोलर स्केल को हर एक पॉइंट के ऊपर आगे की तरफ पैरेलली हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए लेकर आएंगे, और पूरी की पूरी लाइन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से 12 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से क्या कर दिया बेटा हमने यहाँ पर इसको 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ नेमिंग कर लेते हैं। ये पी पॉइंट था, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये पी पॉइंट। और यहाँ पर नेमिंग क्या कर देंगे आप, इसको नेमिंग कर दीजिएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 6 7 8 डैश 9 डैश 10 डैश एंड देन फिर ये 11 डैश, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, अगली क्लास में जब आप आएंगे तो इतना पोर्शन आप करके लेकर आएंगे उसमें। देन उसके बाद का क्या रहेगा, जो आर्क्स कट होने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको क्या होगा यहाँ पर अभी इसके बाद का अगर पोर्शन बताऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इतना पोर्शन प्लीज अगली क्लास में बनाकर लेकर आना। इस पोर्शन को अगली क्लास में जब आप बनाकर लेकर आओगे तो उस दौरान अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो उस दौरान आपको समझ में आ जाएगा। अगर जैसे मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, सॉरी ये नेमिंग मैंने गलत कर दी है, यहाँ पर ये नेमिंग यहाँ पर गलत कर दी है। इसमें नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाती, क्लॉकवाइज जाती है। इसमें नेमिंग क्लॉकवाइज जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन फिर यहाँ पर 11 और ये हमारा 1 डैश। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैं क्यों बार बोल रहा हूँ कि आप बनाकर लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंजेंट्स बनाने पड़ते हैं आपको। मैं आपसे कहूँ कि 1 पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस तरह से टेंजेंट होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब कि ये तो सी से लेके 1 लाइन पर आपको क्या रखना है, अपना स्केल इस तरह से रखना है कि ये लाइन जो जा रही है ब्लू वाली, इट शुड बी 90 ऑन C1। ये वाली लाइन जो जा रही है 1 से, ये लाइन कैसी होनी चाहिए, सी के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसी तरह से फिर 2 से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर 3 से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, देन फिर 4 से टेंजेंट ड्रॉ करना है, देन फिर 5 से टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी पॉइंट्स पर से आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्लियर है बात। इसलिए आपको क्या होगा, उसी दौरान आप इतना पोर्शन बनाकर लेकर आएंगे, देन फिर हम इसके आगे बात करेंगे जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप हाथ वाथ ड्रॉ करते चले जाइएगा, तो इससे आपको क्या हुआ, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्केल से अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना डी रखिएगा, 90 का पॉइंट लगाइए, फिर स्केल उठा के आप 90 डिग्री लाइन खींच दीजिए। क्लियर है। सो बेटा इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। इतना बना के आएंगे आराम से, कुछ नहीं करना है। 2 की लाइन बनानी है, जो हमने साइक्लोइड पे काम किया था वही हमने यहाँ करना है बस, लेकिन उसके बाद का आगे का काम हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।
बेटा आप सभी लोग प्लीज क्लास में रेगुलर रहिए, ठीक है। बीच बीच में से अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे इस तरह से तो आपको क्या होगी, दिक्कत आती रहेगी, फिर आपको समझ में भी नहीं आएंगे टॉपिक। तो प्लीज आप सभी लोग क्लास में रेगुलर रहिए। थैंक यू बेटा, अच्छी क्लास एंड ऑफ करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। एक मिनट रुकिए, Thank you, सभी sir. लोग रुकिए एक मिनट। आप सभी लोगों ने असाइनमेंट बना के सबमिट करना स्टार्ट कर दिया है मुझे? यस सर। नहीं सर। आप सभी लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया है गूगल क्लासरूम पे, प्लीज आप सभी लोग जाइए अपने असाइनमेंट्स बनाइए और अगली क्लास तक आप सभी लोग मुझे अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं सभी के लिस्ट में नाम डाल दूंगा कि इन बच्चों के असाइनमेंट्स मिले हैं, उनके मैं मार्क्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप सभी लोग अपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट कीजिए।